हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर ए चौबे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्क पावर और एनर्जी की। अच्छे से हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि वर्क किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, एनर्जी किस तरीके से वर्क डन से रिलेटेड है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क पावर एनर्जी में हम लोग डिफाइंड करेंगे कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन के बारे में हम लोग एक बात जानते हैं कि ये शुरू से हम लोग यूज करते आ रहे हैं कि क्या वर्क हमने किया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो फिजिक्स में वर्क डन डिफाइंड होगा और जो वर्क डन आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। कैसे, आप इस बात को समझिए। अगर मैं बोलूं कि मैं इस वॉल को आधे घंटे तक पुश कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये वॉल जैसे का तैसा है, तो मैं बोल पाऊंगा फिजिक्स की भाषा में कि मैंने कोई काम नहीं किया। मतलब आप समझिएगा कि जनरल लाइफ में हम लोग बात करें इन जनरल, तो बोल सकते हैं कि हमने वर्क किया, बट फिजिक्स में ये वर्क डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं टेबल चेयर पे बैठ करके 6 घंटे तक लैपटॉप पे वर्क किया, तो ये मैं इन जनरल बोल सकता हूं वर्क किया, लेकिन ये फिजिक्स में वर्क डन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि मैं जहां पे बैठा था वहां पे मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये बात हमें क्लियरली समझनी होगी कि क्या वर्क डन जो डिफाइंड होता है जनरल लाइफ में और फिजिक्स में, दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो पहले हम लोग फिजिक्स में जो वर्क डन डिफाइंड है उसकी बात करेंगे कि वर्क डन मैथमेटिकली क्या होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले डिफाइन करने जा रहा हूं वर्क डन। देखिए इधर, वर्क डन डिफाइंड होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। मैथमेटिकली बोलते हैं वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको, ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स नहीं है। जनरली कंफ्यूजन होता है कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर 5 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं और आपको बोला जाए वर्क डन फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा कि वर्क डन इन 5 फोर्सेस में से किसके द्वारा मुझे कैलकुलेट करना है। क्योंकि वर्क डन बाय अ फोर्स डिफाइंड होता है, आपको फोर्स डिफाइंड करना पड़ेगा कि इन 5 में से किस फोर्स के द्वारा वर्क डन आप निकालना चाह रहे हैं, या आप नेट वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। तो वैसे केस में स्पेसिफाई होना चाहिए कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स। मतलब हमें समझ में आई कि जनरल अगर मैं बोल दूं वर्क डन क्या होगा, तो आप उसका आंसर नहीं देंगे। आप पूछेंगे कि पहले ये बताइए वर्क डन किस फोर्स के द्वारा मुझे कैलकुलेट करना है। मतलब हमें समझ में आया कि इस फॉर्मूले में F वो फोर्स है जिस फोर्स के वर्क डन की ये बात कर रहे हैं। बट एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं, वर्क डन किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग जनरल तरीका हमारे पास जो वर्क डन का है वो 3 तरीके हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखते हैं। फिर हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ से भी वर्क डन निकालते हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ग्राफ दिया है तो उसका एरिया कैलकुलेट करके भी वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है।
वर्क डन आगे चल करके हम सीखेंगे कि पाथ पे भी कुछ फोर्सेस के डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमें समझ में आई बात कि वर्क डन जो है वो 3 तरीके से यहां पे हम सीखेंगे। एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, दूसरा वेरिएबल फोर्स के द्वारा, और तीसरी चर्चा जो हम करेंगे वो एरिया मेथड से करेंगे, जो कि ग्राफ से सॉल्व होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा ग्राफ उनका, उसका एरिया हमें वर्क डन देगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की। मैंने बोला वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ध्यान दीजिए, 2 वेक्टर का यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और वेक्टर में हमने एक बात सीखी है, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के तरीके। अगर 2 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अपने आप में एक स्केलर आता है तो वैसे मल्टीप्लीकेशन को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब कि मैं अगर ये बात कहूं कि 2 वेक्टर को मैंने लिया और उनका मल्टीप्लीकेशन हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। दूसरी बात, वेक्टर में आपने सीखा होगा, अगर 2 वेक्टर को हमने लिया और उनका मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर दे दिया तो उसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे। तो यहां से एक चीज और समझ में आपको आई कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं इसलिए वर्क डन को मैं डिफाइंड कर दूंगा यहां पे एक स्केलर क्वांटिटी। मतलब मुझे समझ में आ गया कि वर्क डन जो मेरा है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब ये केवल डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर, और मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब हमें बात समझ में आई कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज एफ डॉट एस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच कैन टेक वैल्यूज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मैथमेटिकली ए डॉट बी डिफाइंड होता है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं एफ डॉट एस की बात करूं तो एफ डॉट एस डिफाइंड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। ध्यान दीजिएगा, 2 वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है, मैथमेटिकल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। अब समझते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये क्या है। अगर मुझसे पूछा जाए कि वर्क डन का साइन किस पे डिपेंड करेगा तो आप क्या बताएंगे? ध्यान दीजिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, मॉडुलस लिखा है, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब एफ भी पॉजिटिव, एस भी पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव। मतलब वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का साइन डिपेंड कर गया कॉस थीटा के ऊपर। अब ये सारी चीजें डिपेंडेंसी आ गई कॉस थीटा पे कि कब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, कब कॉस थीटा निगेटिव होगा और कब कॉस थीटा जीरो होगा। मतलब कॉस थीटा के बेसिस पे आप डिफाइंड कर पाएंगे कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कब किस नेचर का होगा। ध्यान दीजिए, हम लोग केस ले रहे हैं। पहले केस में अगर मैं थीटा को 0 डिग्री लूं, थीटा 0 का मतलब हुआ cos 0 और cos 0 की वैल्यू हो गई 1।
यहां पे हमें cos थीटा लेना था, थीटा की वैल्यू हमने 0 ली, तो cos 0 हमारा आया 1। अब देखिए वर्क डन क्या डिफाइंड होता है। वर्क डन यहां पे आएगा एफ एस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 आ चुकी है, सो वैल्यू आई वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एफ एस, और ये एक पॉजिटिव वैल्यूज है। मतलब हम बोल पाएंगे कि अगर थीटा 0 होगा तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव एफ एस आएगा। और इसको समझते हैं थीटा 0 का क्या मतलब। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, और इनकी वजह से, इस फोर्स की वजह से वर्क डन प्लस एफ एस आएगा। तो ऐसा भी स्टेटमेंट बोला जाता है कि वर्क डन बाय पैरेलल फोर्सेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब पैरेलल अगर वेक्टर है मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच के लिए मैं बोलूं कि एंगल 0 हो गया, इसलिए वर्क डन जो मेरा होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान दीजिए दूसरे केस की बात मैं कर रहा हूं। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री ले लूं, तो 90 डिग्री पे वर्क डन की वैल्यूज क्या होगी, एफ एस कॉस 90, और आपको मालूम होगा कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वर्क डन आ गया 0। ध्यान दीजिएगा इस बार वर्क डन 0 हुआ है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये जो थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा कि इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो 0 वर्क किया गया। तीसरा कंडीशन लेते हैं। अगर मैं थीटा को 180 डिग्री लूं, 180 डिग्री का मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट में है, तो ऐसे केस में वर्क डन आएगा एफ एस कॉस 180, और आपको मालूम होगा कॉस 180 -1 होता है, इसलिए वर्क डन की वैल्यूज -fs आई। तो यहां पे मैं बोलूंगा इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, in that case force will be negative. If force and displacement are parallel to each other, then work done by this force is positive. If force and displacement are making 90 degree or perpendicular with each other, then work done by this force will be 0. तो अच्छे से आपको समझ में आया कि वर्क डन जो है फोर्स का, इनका साइन सब कुछ डिपेंड किया थीटा के ऊपर। थीटा के अकॉर्डिंगली वर्क डन का साइन चेंज होगा, ये कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब 0 होगा। अब मैं टेबल के तौर पे बात करूं तो यहां पे एक टेबल हम लोग बना सकते हैं। यहां पे दिखाएंगे कि अगर थीटा मेरा कहां से कहां तक लाइज कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली वर्क डन की वैल्यूज क्या आ रही। ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन जो हमारा आया है वो प्लस एफएस आया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो भी वर्क डन हमारा जो होता है वो पॉजिटिव आएगा एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो यहां पे देखिएगा
वर्क डन की वैल्यू आ गई 0। ये यहां पे हम लोगों ने किया हुआ है। और समझिए, अगर थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ तो इस केस में वर्क डन आता है -fs cos थीटा। क्यों? क्योंकि 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, इसमें कॉस जो है वो निगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन आपको निगेटिव मिलेगा। और यहां पे देखिए, अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो वर्क डन की वैल्यूज आपको मिली -fs। मतलब यहां पे टोटल हमारे पास 5 कंडीशन आए कि वर्क डन किस केस में क्या क्या होगा। अगर थीटा 0 मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, थीटा 90 मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, थीटा 180 मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से हमने देखा कि वर्क डन की वैल्यूज कंप्लीटली डिपेंड कर गई किसके ऊपर? कोसाइन ऑफ द एंगल के ऊपर। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने बोला कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इसकी ये वैल्यूज डिपेंड करती है कॉस थीटा के ऊपर। यहां पे हमने और बोला कि ये थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। जनरली बच्चे एक गलती कर बैठते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे कि ये जो एंगल होगा थीटा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात होगी तो आप ऑलवेज दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट कीजिएगा। टेल टू टेल कनेक्ट करने से मेरा मतलब है कि ये इसका हेड है, ये भी इसका हेड है, ये इसका टेल और टेल। अगर टेल टू टेल ज्वाइन है तभी बोलिएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अदरवाइज चीजें गलत हो जाएंगी। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में हमने देखा कि हमें टेल टू टेल कनेक्ट होना वेक्टर का बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, एक वेक्टर हमने लिया फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इस बार लिया हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में। आप बोलेंगे सर यहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड हैं। अब यहां पे कौन सा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा? थीटा 1 या थीटा 2? ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लेंगे इट मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। मतलब ये जो एंगल होगा 180 से छोटा होना चाहिए। इसलिए ऐसे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा 2 होगा, न कि थीटा 1। मतलब हमें समझ में आया, दो वेक्टर, अगर इसको मैं फोर्स वेक्टर बोलूं जिसका ये हेड है और ये टेल है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका ये हेड है और ये टेल है, अगर ये दोनों इस तरीके से कंबाइंड हैं तो ये एंगल इनके बीच का एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये एंगल लेस देन 180 डिग्री है। अगर यहीं पे ये फोर्स वेक्टर होता और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता तो इनके बीच का एंगल यह एंगल लेंगे, क्योंकि ये एंगल
180 डिग्री से छोटा है। ध्यान दीजिए, तीसरी पॉसिबिलिटीज, इधर मेरा फोर्स वेक्टर है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस बार दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। अब आप बोलेंगे कि क्या सर इस बार ये एंगल थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा? आंसर होगा नहीं। वेक्टर मस्ट बी ज्वाइंड बाय टेल टू टेल और हेड टू हेड। ध्यान दीजिए, तो कैसे करेंगे? वेक्टर में एक बात आपने सीखी होगी, एक वेक्टर को उसी प्लेन में अगर मैं बोलूं कि ये एक फोर्स वेक्टर है और इसको मैं कहां कहां शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये जो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन में पैरेलली मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। पैरेलली मतलब यहां से यहां, 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 पैरेलली इसको मैं कहीं पे भी शिफ्टिंग इसकी कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल इस प्लेन में ये कहीं पे शिफ्ट किया जा सकता है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा जो यहां है, अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करूं यहां पे, तो इस बार ये ऐसा आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार ये एंगल जो होगा, दिस इज द नोटेशन में θ1 देता हूं। θ1 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हुआ। तो आपको ये बात समझ में आई कि इस बार जो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये दोनों मेरे जो थे ये टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं थे। हमने ध्यान दिया कि किस तरीके से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लेंगे। याद रखने वाली दो बातें, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, दोनों वेक्टर को हमेशा टेल टू टेल कनेक्ट होना होगा। दूसरी बात, ये एंगल हमेशा हम लोग 180 डिग्री से छोटा लेंगे। अब देखिए, हमें समझ में आ गया वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की चर्चा करते समय कि ये डॉट प्रोडक्ट होगा एफ और एस का। एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल कैसे लेंगे वो हमने देख लिया। कॉस थीटा कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, वो 5 कंडीशन हमने यहां पे देख लिया। अब आते हैं वर्क डन के यूनिट के बारे में। देखिए, यूनिट की अगर बात करें तो वर्क डन का जो यूनिट है वो डिपेंड करेगा फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हमने बोला वर्क डन का यूनिट आपके पास आ गया न्यूटन मीटर। बट न्यूटन मीटर को टेक्निकली हम लोग जूल बोलते हैं। क्यों जूल बोलते हैं? क्योंकि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को ऑनर करने के लिए हम लोगों ने वर्क डन का जो नाम दिया वो बोल दिया जूल। तो ध्यान रहे, जूल जो है वर्क डन बाय अ फोर्स का एक ऐसा यूनिट है जो न्यूटन मीटर के बराबर होगा। अब कई बार पूछता है कि एसआई से सीजीएस का कन्वर्जन कितना होगा। ध्यान दीजिए, एसआई से सीजीएस का कन्वर्जन देखते हैं। आपने सीखा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में 1 न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का। अगर बात करेंगे सीजीएस यूनिट की तो सीजीएस यूनिट डायन होता है। और डायन की बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिए, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डायन के बराबर होता है। मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। तो यहां पे मुझे मिल गया
10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को टेक्निकली बोला जाता है अर्ज। तो आपने देखा कि हम लोगों ने ये अर्ज जो है सीजीएस यूनिट है और ये बराबर हुआ 1 जूल के, जो कि एक एसआई यूनिट है। तो 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ज के बराबर हुआ। सो वर्क डन का दोनों यूनिट हमने देखा, एसआई यूनिट जूल न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट अर्ज डायन सेंटीमीटर। अब इसके डायमेंशन की बात करेंगे कि जो वर्क डन है इसका डायमेंशन क्या होगा। ध्यान दीजिए, डायमेंशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं वर्क डन को डिनोट करता हूं ऐसा, तो ये होगा फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। आपको मालूम होगा फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। MLT-2 क्यों? क्योंकि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है और कोसाइन एंगल जो है एंगल थीटा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो हमारे पास वर्क डन का डायमेंशन आया ML²T-2। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट डाउन कीजिए। हमने देखा कि वर्क डन फिजिक्स में मैथमेटिकली वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स जो है वो F.S होता है, जिसमें F वो फोर्स है जिसके द्वारा हमसे पूछा जाएगा वर्क डन। हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे कि ये नेट फोर्स है, याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वर्क डन की साइन डिपेंड करेगी कॉस थीटा के ऊपर। थीटा के डिफरेंट केस हमने लिए, थीटा 0 होने पे वर्क डन प्लस एफएस आएगा, थीटा 0 to 90 के बीच में वर्क डन प्लस एफएस कॉस थीटा आएगा, थीटा 90 होने पे वर्क डन 0 आएगा और थीटा 90 से 180 लाइज करेगा तो वर्क डन माइनस एफएस कॉस थीटा आएगा। और अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो वर्क डन की वैल्यू माइनस एफएस आई थी। यहां पे एक नोट भी हमने बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन 0 आएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट टू ईच अदर हैं तो वहां पे वर्क डन आपका निगेटिव आएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का देखेंगे। फिर हमने देखा कि वर्क डन का एसआई यूनिट कितना होता है और सीजीएस यूनिट कितना होता है और उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। आप लोग अच्छे से इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने वर्क डन के बारे में देखा कि वर्क डन क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब जीरो आएगा और ये सारी चीजें यूनिट और डायमेंशन वगैरह सब कुछ। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले में और क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। हम लोगों ने लिखा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और इसको डिफाइन किया था F.S से। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द F, मैग्नीट्यूड ऑफ द S कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं Fs कॉस थीटा। अब एक बात समझ में आती है कि वर्क डन का कांस्टेंट फोर्स के द्वारा सिंपल फॉर्मूला Fs कॉस थीटा आ गया, बट इस Fs कॉस थीटा को दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है।
तो दोनों तरीके समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग उन दोनों अप्रोच का हेल्प ले सकते हैं। तो अच्छे से इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं लिख रहा हूं, दो अलग अलग अप्रोच, दोनों के मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। एफ एस कॉस थीटा को लिखने का पहला तरीका जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं एफ इंटू एस कॉस थीटा, और यहां पे मैं उसका मतलब बताते चलूंगा आपको कि एफ एस कॉस थीटा जो मैंने लिखा है एफ इंटू एस कॉस थीटा, इसका क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि ये एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, एक टेबल के ऊपर रखा गया है, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स एफ इस डायरेक्शन में है, जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब मैं आपसे बोलूं कि ये एम मास का ब्लॉक ए से बी तक जाता है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है एस। आप मुझे बताएं इस फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया गया। मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। यह फॉर्मूला बेसिकली बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू एस कॉस थीटा इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से सुनिएगा ऐसा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे देखिए, फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है ए से बी के बीच में। तो इस बार मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा डिफाइंड है एस। अब एस वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, एफ वेक्टर थीटा एंगल पे है, दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, तो थीटा इनके बीच का एंगल हो गया। मैं क्या करूंगा, इस एस को अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूं इस एक्सिस के अलोंग, तो इस एस का कंपोनेंट कितना आएगा आप बता पाएंगे, और ये कंपोनेंट होगा इसके अलोंग एस कॉस थीटा। मतलब ध्यान दीजिएगा, हमने इस डिस्प्लेसमेंट को इस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया, और ये कंपोनेंट मुझे मिला एस कॉस थीटा। तो हमें बात समझ आई कि जिधर फोर्स था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ एस कॉस थीटा। फोर्स के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखिए, आपने लिखा एफ इनटू, अब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट एस कॉस थीटा, तो आ गया आपका एस कॉस थीटा। मतलब कई बार होता है क्वेश्चन कि हमें समझ नहीं आता कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जाए। आपको जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, आप क्या करेंगे, केवल उस फोर्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या उस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो मेरा गिवन फोर्स है उसके डायरेक्शन में कितना आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, इसी को लिखा जाता है एफ इंटू एस कॉस थीटा को मैंने लिखा इस बार एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क हुआ, एफ कॉस थीटा फोर्स का कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं पे वो फर्क भी समझ लीजिए, इस बार फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर इस फोर्स के कंपोनेंट करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा आएगा। अब F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ F cos थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का फोर्स हमने लिया और डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन बाई दिस फोर्स F। तो दो बातें हैं, क्वेश्चन देख करके आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स को रिजॉल्व करना आसान है या डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना आसान है। जिसमें एंगल इजिली फाइंड हो पाएगा उसको आप रिजॉल्व कर लीजिएगा। और रिजोल्यूशन का एक तरीका आपको मैं यहीं पे बता देता हूं, बहुत आसान तरीका। रिजोल्यूशन क्या है, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और आपका फोर्स इस डायरेक्शन में दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये एंगल गिवन है या ये एंगल गिवन है, जो भी एंगल दिया हो। ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं बोलता हूं θ1 और इसको बोलता हूं θ2, अगर x के अलोंग का कंपोनेंट fx बोलूंगा, y के अलोंग का फोर्स fy बोलूंगा, तो दोनों एंगल के साथ साथ मैं रिजोल्यूशन लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर θ1 x के साथ का एंगल है तो आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू f cos θ1 और fy इज इक्वल टू f sin θ1। अगर आपको y एक्सिस के साथ दिया है तो यहां पे आप लिखेंगे fy इज इक्वल टू f cos θ2 और यहां पे लिखेंगे f sin θ2। मतलब बस केवल एक लाइन याद रखिए, फोर्स मुझे जिस एक्सिस के साथ देगा एंगल, उस एक्सिस वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, बस इतना आपको याद रखना है। एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। F अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ θ1 दिया है तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos θ1 होगा, मतलब जिसके साथ एंगल दिया वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट हुआ। दूसरा, अगर फोर्स का y एक्सिस के साथ एंगल θ2 गिवन है तो यहां पे देखिए y कंपोनेंट फोर्स का मुझे F cos θ2 मिला, मतलब वेक्टर में रिजोल्यूशन इससे आपका आसान हो जाएगा। जिस एक्सिस के साथ एंगल देगा उस एक्सिस वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। मतलब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि कहां पे x के साथ एंगल दिया है, कहां पे y के साथ एंगल दिया है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिए। जिसके साथ भी एंगल दिया है वो वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, तो दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिक साइन कंपोनेंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने देखा कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को Fs cos थीटा लिखा जा सकता है। Fs cos थीटा को भी दो डिफरेंट तरीकों से हमने सीखा। एक देखा F इंटू एस cos थीटा, इसका मतलब बदला, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो कि फोर्स के डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई किया। दूसरी बार F cos थीटा इंटू एस लिखा, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में था और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। मतलब हमें समझ में आया कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो फास्ट क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अब कंपोनेंट निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए हमने बता दिया जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे देता है। तो देखिएगा यहां पे वर्क डन आपने बोला F डॉट S, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स होगा। अगर क्वेश्चन बोले कि अ फोर्स
वेक्टर फॉर्म में अ फोर्स एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के will act on a object and it displaces the object from A to B and coordinates or position vector of the A and B are so and so. आप फाइंड करें उस फोर्स के द्वारा वर्क डन। देखिए ध्यान से, वर्क डन है F डॉट एस। अगर मेरे पास F वेक्टर गिवन है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर में R1 गिवन है x1i प्लस x2j सॉरी x1i प्लस y1j प्लस z1k, पोजीशन वेक्टर R2 गिवन है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये आपका फोर्स है और पार्टिकल R1 से R2 डिस्प्लेस हो रहा है। कई बार R1 R2 के कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाते हैं, जैसे इसको दिया जा सकता है x1, y1, z1 और इसको दे देगा x2, y2 और z2। अब बोलेगा कि ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के लगने की वजह से पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस हो रहा है, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन बताएं। ध्यान दीजिए, मैं सिंपल वे में अपना पहले फोर्स लिखूंगा। मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर होता है, और आर जो है मेरा ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लोग ओरिजिन से देखते हैं, तो ध्यान दीजिए आर फाइनल इस बार मेरे पास R2 माइनस R1 है। R2 माइनस R1, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इस वेक्टर में से इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, I कंपोनेंट को I के साथ, J कंपोनेंट को J के साथ, K कंपोनेंट को K के साथ, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल चुका है। फोर्स वेक्टर भी मेरे पास गिवन है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूं तो मैं इजिली बता पाऊंगा कि मेरा वर्क डन उस फोर्स के द्वारा कितना होगा। ध्यान दीजिए, F डॉट एस की बात कर रहा हूं, मतलब ये मेरा हो गया, S की जगह पे मैं लिखूंगा R फाइनल माइनस R इनिशियल वेक्टर। अब ये मेरा वर्क डन का एक नया फॉर्मूला आ गया। फोर्स की बात करूं तो लिखूंगा एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के इंटू डॉट मैंने लिया किनके साथ, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है देख लीजिए, a डॉट b विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। दो वेक्टर a और b हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अगर मैं बोलूं कि i मेरा एक यूनिट वेक्टर है, इसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i एंड दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल cos 0, सो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 अगेन 1 एंड cos 0 1, सो ये वैल्यूज मुझे मिल गई 1। यहां पे मैंने देखा i डॉट आई की वैल्यूज 1, सिमिलरली मैं j डॉट j k डॉट k की भी वैल्यू 1 आ गई। तो
अगर वेक्टर का मुझे निकालना है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ, के कंपोनेंट को के के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब एफ एक्स आई का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा x2 माइनस x1 आई के साथ, ये वैल्यूज आएगी, यहां से आप वर्क डन अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, देखिएगा एफ एक्स का x2 माइनस x1 के साथ, तो हो जाएगा एफ एक्स x2 माइनस x1 प्लस एफ वाई y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस z1। तो यहां से हमें वर्क डन डायरेक्टली मिल गया उस फोर्स का जो आई जे के में लग रहा था, कांस्टेंट फोर्स था, और उस फोर्स की वजह से ए से बी तक पार्टिकल क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। तो यहां तक हम लोगों ने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे। ये सारी चीजों को आप नोट डाउन कीजिए और इनके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में कितनी वेराइटीज आएंगी, वो सारी वेराइटीज हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे। कई बार फोर्स गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, वर्क डन निकालना होगा। कई बार फोर्स गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ना दे करके टाइम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा वर्क डन निकाल ले। कई बार न तो फोर्स गिवन होगा, न तो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, और आपको बोला जाएगा कि आप बता दें कितना वर्क डन हुआ। हम लोग एयर ड्रैग के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये भी देखेंगे। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन होगा, फोर्स वेक्टर के फॉर्म में गिवन होगा, आपसे पूछेगा आप बताएं वर्क डन कितना होगा। या फिर कई बार हम लोगों को वर्क डन ये समझ में आ गया है जब कि स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, वहां पे नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। तो आप लोग ये सारे फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग वन बाय वन न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और रीड करने के साथ साथ देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान दीजिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मीन्स हमारे पास सबसे पहला दिया मास गिवन है 5 kg इज पुश्ड 2 मीटर अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमें दे दिया 2 मीटर का, जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। बाय अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स भी दे दिया, वो लग रहा है 20 न्यूटन का, डायरेक्टेड 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा की वैल्यूज दे रखी है 37 डिग्री। Determine work done by applied force, by the normal force exerted by the table, the force of gravity and total work done on the block। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के हमें अपने आप से पूछना है कि फोर्स दिया है क्या, क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर बोल रखा है, मास दे रखा है। अब हमें देखना है कि ये जो जो फोर्सेस बोल रहा है उसके द्वारा उस ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया गया। तो क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये टेबल है, इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास दिया है 5 kg। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि F है, मैग्नीट्यूड उसका 20 न्यूटन है, और ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ध्यान दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो ये हुआ अबव द हॉरिजॉन्टल, ये अबव एंगल है। अगर मैं बिलो बोलता तो ये होता बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो ये अबव बोला था इसलिए हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया।
अब हमने इस पोजीशन को सपोज कर लिया ए पोजीशन, यहां से ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर के बी पे चला जा रहा है और ए से बी की दूरी दे रखी है 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने डायग्राम के फॉर्म में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा गया है उसे कैलकुलेट करेंगे। देखते जाइए, पहला हमसे पूछा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखा था F डॉट एस और फिर लिखा था Fs cos थीटा। हमारे पास क्या क्या चीज है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो आपके पास गिवन है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कॉस थीटा। कॉस थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आप ए से बी इस डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हैं, इनके बीच का एंगल 37 है, तो आपने लिख दिया cos 37। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर आपको 37 का टेबल नहीं याद है तो आप यहां पे देख लें, एक डायग्राम में बना दे रहा हूं, यहां पे आप इस तरीके का, ये एंगल होता है 37, ये होता है 53 और ये होता है 90 डिग्री। 37 के सामने 3, इसके सामने 4, इसके सामने 5। अब यहां से अगर मैं बोलूं cos 37, तो cos 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 वैल्यूज पुट करेंगे 20 इंटू 2 इंटू 4/5, ये वैल्यूज आ जाएगी 5 से 20 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 जूल। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की वैल्यूज आ गई 32 जूल। मतलब वर्क डन हमारा पॉजिटिव है, ये बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपसे पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। अब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स निकालना है तो पहले हम लोग इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी नाम आपने सुना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर जो जो लगने वाले फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस को एक कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर अगर मैं 5 kg का बनाऊं तो यहां पे सेल्फ वेट इसका mg नीचे लग रहा होगा। ये ब्लॉक इस सरफेस को, टेबल के सरफेस को अपने वेट से mg से नीचे के डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, तो सेल्फ वेट mg लग गया। अब अगर ये ब्लॉक इस टेबल को पुश कर रहा है तो ये टेबल भी इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा अपवर्ड डायरेक्शन। mg हमने सेल्फ वेट लिखा, नॉर्मल रिएक्शन टेबल के द्वारा लगा। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट F cos थीटा, F की वैल्यूज है 20, cos थीटा 37, यहां पे cos 37 4/5, तो 20 इंटू 4/5, ये वैल्यूज आ गई 16 न्यूटन। एक फोर्स 16 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा जो कि F sin 37 होगा। F की वैल्यूज 20, sin 37 यहां से आप निकाल पाएंगे 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, ये वैल्यूज हो जाएगी 12 न्यूटन।
मींस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा है जो कि 12 न्यूटन का है और वो अपवर्ड डायरेक्टेड है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने सेल्फ वेट देख लिया, हमने नॉर्मल रिएक्शन देख लिया, हमने इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट ले लिए। अब क्वेश्चन में बोला है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, तो हमने एफबीडी में फ्रिक्शनल फोर्स को नहीं दिखाया है। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं लिख सकता हूं और उनको बैलेंस कर सकता हूं। यहां पे आप देखेंगे अपवर्ड में लगने वाले फोर्स हैं नॉर्मल प्लस एफ साइन 37, अपोजिट में लग रहा है माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। सो नॉर्मल फोर्स आपका आया एम जी इक्वल टू के उस साइड एम जी माइनस एफ साइन 37। मास दिया है 5, जी की वैल्यू हमने 10 लिया, एफ दिया हुआ है 20, साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये आया 50 माइनस 12, 50 माइनस 12 की वैल्यू हो गई 38 न्यूटन। ये आपका नॉर्मल फोर्स है, ये इसका यूनिट है न्यूटन। नॉर्मल फोर्स आया 38 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया फोर्स 30 इनटू फोर्स लग रहा है नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा 2 इनटू कॉस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, और दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और हमें मालूम है cos 90 की वैल्यूज होती है 0, इसलिए नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ 0। आपने देखा कि फोर्स लग रहा था ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ में बात आई कि जो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पे हमारा वर्क डन नॉर्मल फोर्स के द्वारा 0 हो गया। तीसरा पार्ट ध्यान दीजिए, तीसरा पार्ट क्या पूछा है आपसे? तीसरा बोला है वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी। ध्यान दीजिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, हमने फोर्स लिख दिया mg डाउनवर्ड, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, और एंगल अगर देखूं तो अगेन cos 90। ये बात आपको समझ गई होगी कि जैसे नॉर्मल अपवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल था, सेम वे में इस बार mg डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये mg वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90। सो यहां पे वैल्यूज आ गई cos 90 की 0, इसलिए वर्क डन की वैल्यूज मिल गई 0। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट पार्ट हमसे पूछा है डिटरमाइन टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर लगने वाला टोटल वर्क डन बताएं। मतलब आप वर्क डन जितने फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस के द्वारा निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो नेट वर्क डन आपको मिल जाएगा ब्लॉक के ऊपर। ध्यान देते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। टोटल इस ब्लॉक पे लगने वाले 3 ही फोर्स हैं, एक है अप्लाइड फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा है नॉर्मल फोर्स। तीनों फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है
सबका इंडिविजुअली वर्क डन निकाल करके अगर मैं ऐड कर दूंगा तो नेट वर्क डन मुझे कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स हमने निकाल लिया है 32 जूल, वर्क डन ड्यू टू mg 0 और वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल v 0। सो हमारा आंसर है 32 जूल। वर्क डन नेट फोर्स के द्वारा जो किया गया वो हुआ 32 जूल।